आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम के बाद अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियोस के दो टॉपिक हैं। एक में क्लिनिकल टिप्स आपसे शेयर करूंगा और एक में क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। पहले मैं आता हूं क्लिनिकल टिप्स की तरफ। क्लिनिकल टिप्स में भी मैं आपसे वो अद्वियात जिक्र करने लगा हूँ जो जिसको आपने जस्ट 2 या 3 दफा ही इनटेक करना है, वो भी एक हफ्ते के वक्फे से, और आप अपने अंदर बहुत मेजर मेडिकल हेल्दी फील करेंगे आप। उसमें जब प्रेगनेंसी के अंदर मोस्टली डिलीवरी के वक्त जो पेशेंट्स जिन लेडीज को इंजेक्शन लगता है, तो वो फिर दर्द उनको सारी जिंदगी रहती है, जिसमें वो पेन किलर्स वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। इसमें हमारी एक दवाई है बैलेंस प्रिंस 1 एम में आपने ये पोटेंसी लेनी है, और जिस दिन लेनी है उसके 7 दिन बाद दूसरी और 7 दिन बाद तीसरी। और जरूरी नहीं कि हर मरीज को तीन डोजेस ही जाएं, ये दो और ये या बाजुकात एक भी इनफ होती है। और इसके बड़े सरप्राइज रिजल्ट हैं, सारी जिंदगी के लिए आपकी पेन किलर से जान छूट जाती है। दूसरे में आता है पाइल्स। पाइल्स बहुत कॉमन है, और ये होती ही तब है जब आप कॉन्स्टिपेशन को एडमिट ही नहीं करते या उसके घरेलू टोटके करते रहते हैं। संगल का छिलका खा लिया, सिकिलेक्स ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, और जब ये क्रिटिकल कंडीशन इख्तियार कर लेती है तो फिर ये पाइल्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और फिर इंसान का चलना फिरना उठना बैठना उड़ना सब मुश्किल हो जाता है। मोस्टली केसेस में ट्रिलियम पेंडुलम 1 एम। फिर वही बात, 7 दिन के वक्फे से आपने ये लेनी है, आज ने फिर नेक्स्ट डोज, 7 दिन बाद फिर नेक्स्ट डोज, और आप अपने अंदर बड़ी बेहतरी फील करेंगे इंशाल्लाह। और तीसरा है सिंगल डोज में, हाँ, इंजेक्शन जब लग जाए। इंजेक्शन बाज औकात इंजेक्शन वाली जगह पे बिगड़ जाता है, जिसमें रेशा पस वगैरह पड़ जाता है, तो उसमें हमारी एक दवाई है थूजा 1 एम। और उसमें भी आपने इसी तरह 5 दिन बाद या 7 दिन बाद 3 डोजेज लेने हैं। वो पूरा जख्म ड्राई भी कर देगा और हील भी कर देगा इंशाल्लाह। दूसरा वीडियो के हिस्से में आपसे मैं शेयर करूंगा अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस, इस सेंस में कि पेशेंट्स को प्रॉपर अवेयरनेस ही नहीं है कि ट्रीटमेंट कैसे करवाना है और किस डॉक्टर से करवाना है। सपोज जैसे मेरे एक्सपीरियंस में ये था कि 4-5 ऐसी डिजीजेज हैं जिसमें लोग काफी अरसे से उसमें कैदी हैं और तकलीफ में हैं। कई डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, लेकिन पेन किलर्स के अलावा कोई हल नहीं है। जैसे जैसा कि मिग्रेन हो गया, उसमें भी पेन किलर इवन के टेबलेट्स असर खत्म कर देती हैं, तो इंजेक्शन लगाने लोग शुरू कर देते हैं। और हाइट ग्रो का है, अर्थराइटिस का है, जो ऑटोइम्यून डिजीज है। अच्छा, उसमें मैंने फिर पोस्ट अपने फेसबुक पेज से लगाई कि ताकि जो जो जिन इलाकों में पाकिस्तान से बाहर मेरे बहन भाई हैं जिस तकलीफ में हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। और पोस्ट के बाद मुझे काफी कांटेक्ट किया गया। कांटेक्ट करने के बाद मुझे कहा गया कि जी हम इसकी दवाई बता दें। मैंने कहा जी एक पेटेंट दवाई नहीं होती किसी भी डिजीज की, खासकर होम्योपैथिक में हम पूरे कॉजेक्टिव फैक्टर देख रहे होते हैं, इनहेरिटेड हिस्ट्री ले रहे होते हैं, मेडिकल हिस्ट्री ले रहे होते हैं। आप मेरी वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट ले लें, जस्ट उसकी मैंने नॉमिनल सी 1,000 रुपये फीस रखी कि आप मुझे मेरी कंसल्टेंसी फीस पे कर दें, मैं आपको एक वीडियो कॉल का टाइम दूंगा, आपसे आफ्टर केस टेकिंग आपको आपकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी जाएगी, आप खुद खरीदें। लेकिन हमें दोनों चीजें ही कबूल नहीं थी। दोनों चीजें इस सेंस में कि आपने मेरे से बात कर ली है, मैंने आपको मसला बता दिया, मुझे मेडिसिन बता दें, 1,000 रुपया आपने किस चीज का लेना है। और दूसरा ये कि हाँ, अगर कुछ पेशेंट इंटरेस्टेड थे कि आप ही हमें मेडिसिन भेज दें, हम मेडिसिन में मैं ज़ाहिर है मेडिसिन के चार्जेस हैं, कोरियर चार्जेस हैं, कंसल्टेंसी चार्जेस हैं, तो उसमें भी सुनने में मिला कि नहीं आप तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं। हालांकि मैं तो मेडिसिन भेजने की फेवर में ही नहीं था, मैं तो सिर्फ इसमें था कि जहाँ जहाँ मरीज कोई तकलीफ में है। अब जैसे जो हाइट ग्रो है, अब उसमें मेरा एक्सपीरियंस है कि जो इसकी बेस्ट एज है मेडिसिन यूज करने की, वो 14 से 22 साल तक है। मेरे साथ कई माँ बाप ने रब्ता किया जिनके बच्चों की उम्र 12 साल या 11 साल थी। मैंने उन्हें डिस्करेज किया, मैंने कहा आप अभी इनको किसी किस्म की कोई दवाई ना खिलाएं, कम से कम जब तक ये 14-15 साल के नहीं हो जाते। ये एक प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, किसी भी वक्त इंशाल्लाह ताला हाइट इनकी बढ़ेगी। इनकी डाइट अच्छी करें, इनको दही दें, दूध का, फ्रूट का, इन चीजों का ख्याल रखें।
और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो 22 के बाद 23, 24 या 18 साल के भी थे, और मेडिसिन का जब जिक्र हुआ उन्होंने कहा जी ठीक है आपको पे करते हैं, आप वारंटी देते हैं, आप गारंटी देते हैं। अब मैं अवामुल नास के शोर के इस लेवल पे इनको कब लेकर आऊंगा ये मुझे अभी नहीं पता, मुझे मेहनत की जरूरत पड़ेगी। कि जिस अल्लाह ने आपको शफा देनी है उसी अल्लाह ने बीमारी में मुझे भी शफा देनी है। अगर कोई भी तबीब आपको खुदाई दावे कर बैठे कि शर्तिया इलाज है, गारंटी है, वारंटी है, तो ये तो किसी तबीब को जेब ही नहीं देता। वो कादिर है कि वो एक 18 साल के बच्चे को भी हाइट ग्रो में मेरी दवाई इफेक्ट ना करे, और वो कादिर है कि मैं एक 24 साल के बच्चे को दूं तो वो भी इफेक्ट कर जाए। क्यों? कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है 10-12 साल का कि 14 से 22 एक बेस्ट एज है मेडिसिन के लिए, जिसमें हम थोड़ा सा कोजेक्टिव फैक्टर को देखते हुए, पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसके फिजिकली सिस्टम को देखते हुए हम मेडिसिन अप्लाई करवा सकते हैं। और आर्थराइटिस जो कि ऑटोइम्यून डिजीज है, इसमें भी आपको पता है सारी जिंदगी के लिए पेन किलर लग जाती हैं, लेकिन मेरा सिर्फ कहना इतना है कि पेन किलर अगर आप खा रहे हैं तो इसमें इतनी तो कम से कम आप समझ बूझ रखें कि आप पेन किलर खाते खाते एक डिजीज को तो आप कैरी कर ही रहे हैं, आप बाकी ऑर्गन्स का तो बेड़ा गर्क ना करना है। आप अगर इस डिजीज के साथ साथ आपको पता लग जाए कि किडनी फेलियर हो गया है, लिवर सिरोसिस हो गया है, तो आप फिर किस कहाँ का इलाज शुरू करेंगे? होम्योपैथिक में कम से कम फिर वही बात कि कोई पेटेंट अर्थराइटिस की मेडिसिन नहीं है हमारे पास। आप मुझे अपनी हिस्ट्री दें, मोडालिटीज दें, उसके बाद आपकी मेडिसिन सेलेक्ट होगी, आप वो खाएं। आप बतदरीज ग्रेजुअली अपनी दवाइयां उनसे तो जान छूटेगी, और जो हम होम्योपैथिक भी आपको रिकमेंड कर रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम हो जाएंगी। वो ज्यादा होंगी भी नहीं, लेकिन जो 2-3 होंगी उससे भी आप कम होते जाएंगे और आप एक हेल्दी लाइफ गुजारने के काबिल रहेंगे। और इसी तरह की कुछ चीजें थी जो मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ कि हमारा हम शोर के किस लेवल पे हैं। तो अभी फिलहाल तो मेरा दोबारा किसी किस्म की कोई ऐसी कोशिश करने का इरादा नहीं है, लेकिन ये 2-3 चीजें हैं। आप जिस इलाके में हैं, जिस जगह पे हैं, एक अच्छे डॉक्टर से लें। आपने ऑनलाइन दवाई ली जी ना, डॉक्टर को पता है मरीज कहाँ है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसका कोजेक्टिव फैक्टर क्या है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसकी इनहेरिटेड हिस्ट्री क्या है, आपने 4 अलामतें बताई, दवाई ली, लेके खा ली, और उसको आप कंपेयर करें कि एक सिंगल रेमेडी प्रैक्टिशनर से कि जी ये ऐसे क्यों है, तो आप क्यों नहीं दे रहे, आप बताएं, मर्जी है आपकी। ऐसे इलाज नहीं होते। जहाँ जो मैंने क्लिनिकल टिप्स अपनी वीडियो के शुरू में आपको दी हैं, जहाँ पे हमें इतनी हिस्ट्री की जरूरत ही नहीं है, वे 2-3 चीजें कंफर्म है हम दे देते हैं, दैट्स इट। लेकिन जहाँ पे क्रॉनिक डिजीज है वहां पे हम हिस्ट्री के बगैर कोई इलाज कर ही नहीं सकते। इवन कि हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट सब हैं, पेशेंट नहीं है, फिजिकली पेरेंट्स ही नहीं है। अब मैं गुजरावाला में भी क्लिनिक कर रहा हूँ, लाहौर में भी क्लिनिक कर रहा हूँ, मेरा जो पेशेंट अपने करीब का है मैं उसको टाइम क्लिनिक का देता हूँ। जो दूर के हैं उनको कहता हूँ ऑनलाइन आए। बहरहाल शायद इस वीडियो के बाद कुछ समझ आ सके, और ये दूसरे डॉक्टरों के लिए भी आसानी हो जो इस पैटर्न पे मरीजों का इलाज करते हैं। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा में अपने होने का मुस्बत सबूत देते रहें। अल्लाह हाफिज।